जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आशा क्या है, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आपके साथ मैं ऋषिकेश योगी। जिस विषय पर पिछले वीडियो पर अपन चर्चा कर रहे थे, संधि पर, वही टॉपिक लेकर आपके सामने एक बार फिर हाजिर हुआ हूं और आपका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। आगे जब अपन चर्चा करेंगे तो मैं आपको बता चुका था कि संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यदि दो वर्णों का मेल होगा और दोनों के मध्य यदि विकार उत्पन्न हुआ तो ही संधि मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। पहली शर्त मैंने बताई थी। दूसरी, संधि हमेशा तत्सम शब्दों में ही होती है। और इसके अलावा अपन संधि के बारे में जो सामान्य चर्चा करते हुए अपन आगे बढ़ रहे थे और आगे बढ़ते हुए अपन पहुंच चुके थे कि संधि के जो मैंने प्रकार बताए, 3 प्रकार बताए थे: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब अपन सबसे पहले बात करते हैं संधि में तो बात करेंगे स्वर संधि की। स्वर संधि की स्वर संधि की जब अपन चर्चा करते हैं, संधि के टॉपिक के अंतर्गत स्वर संधि की जब अपन चर्चा करेंगे तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि स्वर संधि है क्या, स्वर संधि में के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के बहुत सारे उदाहरणों के साथ में, जो अत्यंत उपयोगी है एग्जाम की दृष्टि से। किसी भी आप कंपटीशन एग्जाम, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड के अलावा और भी जितने भी कंपटीशन एग्जाम आती है और जिनमें हिंदी आती है, उन सब के लिए ये टॉपिक उपयोगी होने वाला है। और आज का वीडियो बहुत खास होने वाला हमारे लिए, तो टाइम बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब स्वर संधि की जब बात आती है तो स्वर का स्वर से मेल, स्वर का स्वर से मेल। अब देखिए वही बात कि स्वर का स्वर से मेल होने पर क्या स्वर संधि हो जाती है? बिल्कुल नहीं। स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होगा, बात यहां पर जो चल रही है वो मूल बात चल रही है विकार उत्पन्न होने से, कि स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होगा वही स्वर संधि। यदि विकार उत्पन्न नहीं हुआ तो स्वर संधि नहीं है। अब देखिए विकार, वही बात आई, विकार का मतलब बदलाव। भाई बदलाव उत्पन्न हुआ है तो संधि है, यदि बदलाव उत्पन्न नहीं हुआ तो संधि नहीं है। स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता। अब हिंदी में अपन नॉर्मली बात करते हैं थोड़ा सा कि स्वर कितने होते हैं। तो देखो हिंदी के अंदर जब अपन वर्णमाला की बात करते हैं, पूरी वर्णमाला की जब अपन बात करते हैं तो वर्णमाला के अंदर वर्ण होते हैं 52, 52 वर्ण होते हैं। इनमें से 11 स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या होती है 11। 39 आपके व्यंजन होते हैं और 2 अयोग बाह रहते हैं, 2 होते हैं अयोग बाह। अब देखिए सबसे पहली बात यही आएगी कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। कैसे बोले जाते हैं? स्वतंत्र रूप से। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं या जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, वो स्वर कहलाते हैं। या अपन जब देखते हैं कि वे वर्ण जो या जिनको बोलते समय हमारी जो प्राण वायु है मुख में बिना टकराए बाहर आए, वे वर्ण जिन्हें बोलते समय हमारी प्राण वायु मुख में बिना टकराए बाहर आए, उन्हें स्वर कहते हैं। और जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, देखो स्वरों की संख्या 11 है, जिनमें मैं बात करूं ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 11 स्वर होते हैं। इनमें से देखिए अभी चल रहा है कि इसको स्वर नहीं मान के इसको व्यंजन के रे के समान मान लिया जाता है। कभी कभी कोई कुछ पुस्तकें मानती है और इसकी जगह अंग्रेजी का जो आओ, यानी आ और ओ के बीच की जो ध्वनि है, ये नवीन स्वर जुड़ा है, लेकिन अभी ऑथेंटिक रूप से इसे ही मानते हैं, री को स्वर के रूप में अभी भी मानते हैं। तो इन 11 वर्णों के अंदर ये अपनी संधि चलने वाली है। स्वर संधि कितने वर्णों के अंदर चलने वाली है? 11 वर्णों के अंदर। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इन 11 वर्णों के अंदर ये अपनी स्वर संधि चलने वाली है। तो देखते हैं कि किस प्रकार से ये स्वर संधि चलती है, किस प्रकार। देखो इसमें जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है
महत्वपूर्ण जो उदाहरण है जो अब तक आए हुए हैं उन सबको लेकर मैं चलने वाला हूं और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। तो देखिए, अपन ने बात करी कि स्वर संधि कहते हैं किसे, सबसे पहले कि भाई स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर का स्वर से मेल, स्वर का स्वर से मेल, या अपन कह सकते हैं कि जो प्रथम खंड है, जो प्रथम खंड है उसका जो अंतिम वर्ण है वो स्वर होना चाहिए, और जो द्वितीय खंड है उसका जो अंतिम वर्ण है वो भी, जो पहला वर्ण है, द्वितीय खंड का जो पहला वर्ण है वो भी स्वर होना चाहिए। दोनों स्थितियां आवश्यक अपने लिए कि प्रथम वर्ग का अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए और जो द्वितीय वर्ग है उसका पहला वर्ण स्वर होना चाहिए। जैसे जैसे देखो, मैं एक शब्द आपके लिए उस दिन मैंने उदाहरण दिया था, शिव धन आल्य। अब इसमें देखो, इसका अंतिम वर्ण बात करें तो ये व्यंजन है, ये वे के अंदर ए है, ए प्लस आ, ये यहां पर स्वर और ये स्वर दोनों मिलके निर्माण कर रहे हैं आ का, इस प्रकार से बनता है शिवाल्य। ठीक है, इसके अलावा और भी उदाहरण दिए थे मैंने, या और भी उदाहरण जब मैं स्वर संधि की बात करूं तो और उदाहरण दूं तो इति प्लस आदि, ये यहां पर तय में ई है, ई के बाद में आ आया है तो इसका जो कुल मिला के बन जाएगा वो बन जाएगा इत्यादि। इन सारे नियमों को, ये इत्यादि कैसे बना, अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि स्वर का स्वर से मेल हुआ है और स्वर का स्वर से मेल होने पर निश्चित रूप से विकार उत्पन्न होगा। यदि विकार उत्पन्न हुआ है तो ही स्वर संधि मानी जाएगी, यदि विकार उत्पन्न नहीं हुआ है तो स्वर संधि नहीं मानी जाएगी। अब देखो, इसके अलावा मैं और भी उदाहरण दूं आपको, तो एक उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है जो है से प्लस अवधान। यहां भी से में ए है और ये इधर है, दोनों मिलके आ का निर्माण करते हैं, इस प्रकार से बनता है सावधान। अब जब अपन बात करते हैं कि भाई स्वर संधि के भेद होते कितने, तो देखो ये आपकी रही स्वर संधि। अब स्वर संधि के बेटा 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। इसके पहले भेद को कहते हैं दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होगा आपका गुण स्वर संधि। तीसरा होगा आपका वृद्धि स्वर संधि। चौथा होगा आपका यण स्वर संधि। और जो 5वां होगा वो होगा अयादि स्वर संधि। एक एक को लेने वाले हैं अपन। पांचों में सबसे पहले लेते हैं अपन दीर्घ स्वर संधि को। देखो ये हो गया आपका दीर्घ स्वर संधि। तो स्वर संधि के बारे में मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था, फर्स्ट एंड फॉल बता दिया था आपको कि जो स्वर संधि रहेगी उसमें स्वर का स्वर से मेल होगा। और 11 वर्ण मैंने बता दिए थे आपको कि ये संधि इन 11 वर्णों के अंतर्गत चलने वाली है। इन 11 वर्णों के अंदर ही पूरी संधि समाप्त हो जाने वाली है स्वर संधि। देखिए दीर्घ में क्या होता है कि दो स्वर। अब दो स्वर कैसे, किस प्रकार के स्वर, जिन्हें कैसे कह सकते हैं अपन? दो समान स्वर। दो समान स्वर जब आपस में मिलते हैं, दो समान स्वर जब आपस में मिलते हैं, चाहे वो दीर्घ हो या हरिस्व हो, दीर्घ हो या हरिस्व हो, दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। जब दो समान स्वर मिलते हैं, चाहे वो दीर्घ हो या हरिस्व हो, दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। अब देखो, फिर आप कहोगे सर आपने स्वर बताए 11, लेकिन इनमें से नहीं बताया कि समान स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है। अब देखिए एक बार इनको देख लीजिए कि अपने जो 11 स्वर होते हैं, मैंने आपको बताया ये जो आपके 11 स्वर है, इनमें से दीर्घ स्वर कितने होते हैं? अब देखो
मैंने आपको स्वर की परिभाषा बताई थी कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, या जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाए। या फिर मैंने एक और परिभाषा बताई थी कि वे वर्ण जिन्हें बोलते समय हमारी प्राण वायु मुख में बिना टकराए बाहर आए। जैसे आप ए बोलोगे, ए, जो आपकी प्राण वायु है वो बिना टकराए बाहर आती है, और इस वर्ण को बोलते समय किसी की सहायता नहीं ली। जैसे आप व्यंजन बोलते हो कै, कै को बोलते समय कै के साथ में आपको ए की हेल्प लेनी पड़ती है, ए की सहायता लेनी पड़ती है। ऐसे जो स्वर होते हैं इनमें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि भाई दीर्घ स्वर होते क्या है, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, और ये जो आप नाम सुना है हरिस्व स्वर क्या होते हैं। देखो दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनको बोलने में अधिक समय लगे। अब हरिस्व स्वर क्या होते हैं, हरिस्व स्वर देखो एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूं। ये आपके हो गए हरिस्व स्वर, हरिस्व स्वर, और ये हो गया आपका दीर्घ स्वर। वे स्वर जिनको बोलने में कम से कम समय लगे, कम से कम समय लगे, उन्हें कहते हैं हरिस्व स्वर। हरिस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है, हरिस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। और हिंदी में इनकी संख्या मानी गई है 4, संस्कृत में 5 होती है, संस्कृत में 5 होते हैं, लेकिन हिंदी में इनकी संख्या मानी गई है 4। ये 4 स्वर कौन कौन से हैं, ये 4 स्वर है बेटा, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये 4 स्वर होते हैं जो है हरिस्व होते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 4 मानी गई है। और संस्कृत में एक लिरी और होता है, लेकिन संस्कृत के नियम हिंदी में लागू नहीं होते, कहीं कहीं हो भी जाए तो संस्कृत में 5 स्वर होते हैं, जो हरिस्व स्वर होते हैं वो 5 होते हैं संस्कृत में, हिंदी में होते 4। अब इनको बोलते समय कम समय लगेगा। और बाकी जो स्वर होते हैं, जैसे बाकी बचे आपके 7, अब आपको बताएं दीर्घ स्वर के बारे में। तो जब दीर्घ स्वर की बात आती है तो एक परिभाषा निकल के आती है कि वे स्वर जिनको बोलने में हरिस्व स्वरों की तुलना में दुगुना समय लगे। कितना लगे, दुगुना, हरिस्व स्वरों की तुलना में दुगुना समय लगे। वो हो जाते हैं बेटा आपके जो है दीर्घ स्वर। अब देखो दीर्घ स्वरों की संख्या मानी गई है 7, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, 7। इनमें होता है आपका आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। अब स्टूडेंट जो है स्टूडेंट को दिक्कत कहां पे आती है, स्टूडेंट को दिक्कत आती है कभी कभी स्टूडेंट क्या करता है, इसको भी हरिस्व मान लेता है, इसको भी हरिस्व मान लेता है, जबकि ऐसा नहीं है। देखो मैंने बताया हरिस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है, यानी इन स्वरों की सहायता से ही सारे स्वर बनते हैं। मूल स्वर उन्हें कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुए, बाकी सारे स्वरों का निर्माण इन 4 स्वरों के अंतर्गत हुआ है, इन 4 स्वरों से ही होता है। ये मूल स्वर भी है, इन्हें हरिस्व स्वर कहते हैं, और ये दीर्घ स्वर है। इन स्वरों को जो दीर्घ स्वर है, इन स्वरों को हरिस्व स्वरों की तुलना में बोलते समय डबल टाइम लगता है। हरिस्व स्वरों को जितने समय में बोला जाएगा उससे दुगने समय में बोला जाएगा। अब देखो हिंदी में तो 2 ही प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हरिस्व और एक दीर्घ। लेकिन संस्कृत में एक स्वर एक और प्रकार होता है, वो होता है पलुत स्वर। पलुत स्वरों का मतलब है इन स्वरों को बोलते समय हरिस्व स्वरों की तुलना में तिगुना समय लगे, हरिस्व स्वरों की तुलना में तिगुना समय लगता है पलुत स्वरों को बोलने में। जैसे आप लिखते हो ओम,
ये पलुत स्वर है। हिंदी में पलुत स्वर जैसा कोई मामला नहीं रहता, बड़े स्तर पर पढ़ते हैं तो कहीं कहीं बता भी दिया जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि भाई स्वर, पहली बात स्वर कहते किसे हैं कि बे वर्ण जिन्हें बोलते समय कम समय लगे, हरिस्व स्वर। जिन स्वरों को बोलते समय हरिस्व स्वरों की तुलना में दुगना समय लगे, दीर्घ स्वर। और जिन स्वरों को बोलते समय हरिस्व स्वरों की तुलना में तिगुना समय लगे, वो आपके हो गए पलुत स्वर। हिंदी में इनकी हरिस्व स्वरों की संख्या 4 मानी गई है, दीर्घ की 7 मानी गई है। संस्कृत में होता है पलुत स्वर, संस्कृत में हरिस्व स्वरों की जो संख्या है 5 मानी गई, क्योंकि लिरी भी होता है। हिंदी में सिर्फ ए ई उ री होता है। अब देखो अपन दीर्घ संधि की तरफ बढ़ते हैं कि ये दीर्घ संधि आपके सामने, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, जब दो समान स्वर, जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं चाहे दीर्घ हो या हरिस्व, दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है, दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। अब कैसे? देखो, आपके पास समान स्वर कितने, समान स्वरों की संख्या देख लीजिए। आपके पास समान स्वर है ए आ, एक जोड़ा है, दूसरा जोड़ा है ई, और तीसरा जोड़ा है उ, और चौथा जोड़ा जो कहीं कहीं संस्कृत में मानते, हिंदी में तो मानते भी नहीं, संस्कृत में मानते हैं री, और एक बड़ा री और होता है संस्कृत में, ये 2, लेकिन हिंदी में 3 ही जोड़े चलते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट कह रहा है कि जब दो समान स्वर मिलेंगे, समान स्वर मिलेंगे तो चाहे वो दीर्घ हो या हरिस्व हो, चाहे हरिस्व हरिस्व मिले या हरिस्व दीर्घ मिले या दीर्घ हरिस्व मिले, स्थिति जैसी भी रहेगी, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। अब इसकी स्थिति क्या बनती है, एक बार आप स्थिति देखिए। स्थिति अपने पास 3 बनती है, या तो ए प्लस ए मिलेगा, या आ प्लस ए मिलेगा, या ए प्लस आ मिलेगा, या आ प्लस आ मिलेगा। लेकिन जैसे भी मिले, स्थिति जैसी भी रहे, इनके स्थान पर होगा आ ही, ठीक है। चाहे आपका ई प्लस ई मिले, ई मिले, या ई प्लस ई मिले, या ई प्लस ई मिले, चारों के स्थान पर, चारों स्थितियों के स्थान पर हमेशा दीर्घ हो जाएगा। या फिर आपका उ प्लस उ मिले, सॉरी, उ प्लस उ मिले, या उ प्लस उ मिले, या उ प्लस उ मिले, या उ प्लस उ हो, चारों के स्थान पर उ का दीर्घ हो जाएगा। ये स्थिति रहेगी। स्थिति चाहे किसी भी प्रकार की रहे, स्थिति परिस्थिति जैसी भी रहे, लेकिन इनके स्थान पर होगा, चाहे ए मिलेगा तो भी आ होगा, आ प्लस ए मिलेगा तो भी आ होगा, ए प्लस आ मिलेगा तो भी आ होगा, आ प्लस आ मिलेगा तो भी आ होगा। ई प्लस ई मिलेगा, बड़ी ई हो जाएगी, ई प्लस ई मिलेगा, ई प्लस ई मिलेगा, या ई प्लस ई मिलेगा, चारों के स्थान पर दीर्घ हो जाएगा। इसी प्रकार से ये के यही बात लागू होगी ऊ में। अब इनके उदाहरण देखते, पहले हम उदाहरण देखेंगे ए प्लस ए, ऐसे संबंधित जो दीर्घ होगा, इसके उदाहरण सबसे पहले देखेंगे। देखो स्थिति क्या बनती है, स्थिति बनेगी आपकी, देखो या तो ए प्लस ए आएगा, ठीक है, या आ प्लस ए आएगा, या सॉरी, या आ प्लस ए आएगा, या आ प्लस आ आएगा, या ए प्लस आ आएगा। चारों के स्थान पर होगा क्या? आ। जैसे आपको मैं कुछ उदाहरण देता हूं, देखो अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। से प्लस अवधान, एक उदाहरण आपका ये हो गया। देखो
इसमें इसको अपन पूरा तोड़े तो से प्लस ए, इसके बाद में आपका अवधान आ रहा है, इसके बाद में आपका आ रहा है अवधान। अब ये ए प्लस ए मिलेगा, स्थिति क्या रहेगी, ए प्लस ए होगा तो भी आ ही होगा, तो इनके स्थान पर आ हो जाएगा और से में आ मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, सावधान। क्या बन जाएगा, सावधान। एक है प्रे प्लस आचार्य। देखो अभी आपने उदाहरण देखा ए प्लस ए का, अब उदाहरण देखोगे आप ए प्लस आ का। प्रे में देखो ये प्रे ये आधा है, इसके बाद में इसमें ए है और ए के बाद में आपका आ गया आ और फिर चार्य। इस प्रकार से ए प्लस आ मिलके आ का निर्माण करते हैं और आ जैसे ही प्रे में आके मिलता है ये हो जाएगा आपका प्राचार्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्राचार्य हो जाएगा। और उस दिन मैंने आपको बताया था, जैसे एक उदाहरण आपको बताया था द्राक्षारिष्ट का उदाहरण और बताया था कि द्राक्षा धन अरिष्ट, द्राक्षा धन अरिष्ट। तो ये उदाहरण होगा आ प्लस ए का, ये उदाहरण होगा आ प्लस ए का, ये ए प्लस ए का उदाहरण है। ये आ प्लस, देखो यहां पर आ है, आ के बाद में ए आया है, दोनों के स्थान पर आ हो जाएगा। इस प्रकार से ये बन जाएगा द्राक्षारिष्ट। द्राक्षारिष्ट का अर्थ मैंने आपको बता दिया था, अंगूर का चूर्ण। और जैसे बात आती है कि दोनों खंड, क्या ये जो है दोनों खंड सार्थक है क्या, बिल्कुल है। सह का मतलब होता है सहित, अवधान का मतलब होता है ध्यान, यानी ध्यान के साथ में जो चीज होती है तभी तो होता है सावधान, अटेंशन। सावधान तभी तो बनता है जब अपन पूरे ध्यान के साथ में कोई कार्य करते हैं, तभी तो होता है सावधान। अब एक है आपका, जैसे द्राक्षारिष्ट में बता दिया, एक है आपका उदाहरण, देखो आगे अपन उदाहरण और देखते हैं। जैसे परम प्लस अणु, ये आपका ए प्लस ए का उदाहरण हो गया। ये क्या बन जाएगा, ए प्लस ए बराबर आ। इस प्रकार से इसका उदाहरण बन जाएगा आपका परमाणु। इसका ये हो गया आपका परमाणु। जैसे एक आपका विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, ये आ प्लस आ का उदाहरण है। ये आ प्लस आ, इस प्रकार से इसका भी आ हो जाएगा और ये बन जाएगा विद्यालय। ये बन जाएगा आपका विद्यालय, विद्यालय बन जाएगा। अब इसके बाद में मैं आपको 5 उदाहरण और देता हूं। देखो बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे चर प्लस अचर। इसके अलावा आपका उदाहरण हो जाएगा एक शिव प्लस आल्य। इसके अलावा हो जाएगा आपका देव प्लस आल्य। इसके बाद में हो जाएगा द्राक्षा प्लस अवलेह। इसके बाद में हो जाएगा आपका प्रधान प्लस आचार्य। अब देखो ये 5 उदाहरण हो गया। इसके देखो अपन बात करते हैं, जैसे और उदाहरण ले लेते हैं। दैत्य प्लस अरि, अंधकार, अंधकार प्लस अरि, मुर प्लस अरि। इसके अलावा आपका हो जाएगा अब देखो इनको ही देखने का प्रयास करते हैं। देखो चर प्लस अचर बराबर बन जाएगा आपका चराचर। इसके अलावा और देखते हैं, शिव प्लस आल्य बराबर शिवाल्य, ठीक है। देव प्लस आल्य बराबर देवाल्य। एक हो जाएगा द्रक्षा प्लस अवले। ये देखो चराचर का मतलब होता है, चर का मतलब होता है जो चलने वाले हैं सजीव, और अचर का मतलब होता है निर्जीव। तो चराचर का अर्थ होता है सजीव प्लस सजीव निर्जीव। शिव प्लस आल्य, शिव यानी शिव का, आल्य यानी होता है घर या जहां पर शिव विराजमान रहते हैं। शिवालय होता है जहां पर शिव जी का जो मंदिर रहता है। देव प्लस आल्य, ये आपके देवालय कहते हैं मंदिर को। इसके अलावा द्राक्षा प्लस अवले, देखो ये सब बहुत अच्छा है। द्राक्षा का मतलब होता है अंगूर और अवले का मतलब होता है रस, यानी अंगूर का रस, ठीक है। और इसके अलावा प्रधान प्लस आचार्य, जो आचार्य प्रधान होता है, इसका आपका ये हो जाएगा द्राक्षावलेह। ये आपका बन जाएगा प्रधानाचार्य। इसके अलावा ये आपका बन जाएगा दैत्य प्लस अरि, ये बन जाएगा आपका दैत्यारी।
दैत्यारी यानी दैत्यों का जो शत्रु है अंधकार, ये दैत्यारी कहते हैं भगवान विष्णु को। और अंधकार प्लस अरि, अंधकार का मतलब होता है अंधकार, ये हो जाएगा आपका अंधकारी, यानी अंधकारी कहते हैं अंधकार का जो शत्रु है। भगवान शिव को भी कहते हैं, सूर्य को भी कह देते हैं, ठीक है। और मुर प्लस अरि, मुर नाम का राक्षस था, इसका शत्रु जो है वो है मुरारी। मुरारी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को। अब मुरारी में अपन हमेशा देखते हैं कि जो है पीछे की मात्रा लगाते हैं बड़ी ई की मात्रा, ये बिल्कुल नहीं लगेगी, बड़ी ई की बिल्कुल नहीं लगेगी, इसके पास छोटी ई की मात्रा ही लगेगी। मुरारी में जो होगा मुर प्लस अरि यानी मुरारी। एक होता है आपका जो बहुत अच्छा है से प्लस आदर, क्या बन जाएगा आपका, इसका बन जाएगा सादर, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके उदाहरण रहेंगे, इतने सारे मैंने आपको उदाहरण बताया। और भी है जैसे ब्रह्म प्लस अस्त्र, ब्रह्म प्लस अस्त्र, इसका बन जाएगा आपका ब्रह्मास्त्र, ठीक है। और जैसे ब्रह्मा प्लस अंड बराबर बन जाएगा ब्रह्मांड। देखो ब्रह्म प्लस अंड नहीं होगा, ब्रह्मा प्लस अंड, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया है ये पूरा, इसलिए इसको ब्रह्मांड कहते हैं अपन। तो संधि करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि दोनों शब्द, दोनों जो खंड है वो निश्चित रूप से सार्थक होने चाहिए। दोनों खंड है वो निश्चित रूप से सार्थक होने चाहिए। देखो, और इसके अलावा अपन बात करते हैं आगे, जो दूसरा उदाहरण होगा आपका वो होगा ए प्लस ए, ए प्लस ए, ए प्लस ए और ए प्लस ए, चारों ही स्थितियों में क्या बनेगी, बड़ी। यानी अब देखो ध्यान रखना हर स्थिति में, स्थिति परिस्थिति कैसी भी रहे आपको बनानी है, दीर्घ करना है, आपको दीर्घ करना है। जैसे आपको मैं बहुत सारे उदाहरण देता हूं, जैसे रवि धन इंद्र, इसके अलावा आपको उदाहरण दूं गिरी धन ईश, इसके अलावा मैं आपको उदाहरण दूं मही प्लस इंद्र। अब देखो इनमें स्थिति क्या रहती है, इसमें है छोटी प्लस छोटी, दोनों दीर्घ का निर्माण कर देती है, तो ये हो जाएगा रविंद्र। रविंद्र अपन भी कभी कभी छोटी लगा देते हैं, बड़ी आएगी, दीर्घ होगा, इसका होगा रविंद्र। इसका देखो इसमें छोटी ई प्लस बड़ी ई दोनों मिला के बड़ी ई का निर्माण करेंगी, तो ये बन जाएगा आपका गिरीश। क्या बन जाएगा, गिरीश। ये बड़ी ही है इसमें, प्लस इसमें भी बड़ी सॉरी छोटी है, तो इस प्रकार से बड़ी ई का निर्माण हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा महेंद्र। महेंद्र नहीं होगा, वो महा प्लस इंद्र होगा, ये महेंद्र है बेटा। अब देखो और बहुत सारे उदाहरण, इनको तो अपन ने ऐसे समझ लिया, इसके बाद में मैं आपको बहुत सारे उदाहरण देता हूं। देखो जैसे आपका हो गया मुनिंद्र, ये हो गया, एक हो गया आपका फणिंद्र, आप इनको खुद से कर सकते हो, मुनिंद्र, फणिंद्र और अभिप्सित, अभिप्सित। इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण है आपके, जैसे बहुत अच्छा उदाहरण है परीक्षा। अब इनको देखो, इनको अपन खोल दे तो इसका होगा मुनि प्लस इंद्र, ये हो जाएगा आपका मुनिंद्र। ये हो जाएगा आपका फणी, फणी प्लस इंद्र, ये हो जाएगा आपका, नहीं बड़ी आएगी इसमें, फणी प्लस इंद्र, ये हो जाएगा आपका फणिंद्र। अभी प्लस ईप्सित, अभी प्लस ईप्सित, ये हो जाएगा आपका अभिप्सित। ये हो जाएगा परि प्लस इक्षा, ये हो जाएगा आपका परीक्षा। और इसके अलावा कपि प्लस, देखो कितना अच्छा उदाहरण है, कपि प्लस ईश। देखो कपि यानी होते हैं बंदर, बानर, और ईश का मतलब होता है स्वामी या भगवान, तो कपीस का मतलब हो जाएगा हनुमान जी, ठीक है। कपीस का मतलब क्या हो जाएगा, हनुमान जी।
जो वानरों के ईश्वर है उन्हें अपन हनुमान जी कह सकते हैं। देखो आगे आगे चलते हैं तो नेक्स्ट जो आपका स्वर है वो लेते हैं उ प्लस उ, उ प्लस उ, उ प्लस उ और उ प्लस उ। चारों स्थिति में बनेगा बड़ा। चारों स्थिति में कौन सा बनेगा? बड़ा। जैसे आपको मैं उदाहरण के तौर पर बता देता हूं, भानु प्लस उदय, भू प्लस ऊष्मा, एक और है मरु प्लस उद्यान। अब इसमें ध्यान रखना, देखो इसमें छोटा ऊ है प्लस छोटा ऊ, दोनों बड़े ऊ का निर्माण कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका भानुदय। इधर हो जाएगा ये बड़ा ऊ है प्लस बड़ा ऊ, दोनों मिलके बड़े ऊ का निर्माण करेंगे, ये हो जाएगा आपका भूष्मा। इसका हो जाएगा बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, ये हो जाएगा आपका मरुद्यान। आपके हमेशा एक बात आएगी, सर रू जब हम लिखते हैं ना, रू ये वाला रू, तो पता नहीं रहता कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात होती है कि रे के बाद में यदि इस प्रकार से मात्रा जुड़ी हुई है रे के, तो ये छोटा रे माना जाएगा, छोटा रू, और ये माना जाएगा बड़ा रू। जिसमें गांठ लगी होती है वो बड़ा रू माना जाएगा। इसके और उदाहरण अपन ले लेते हैं, 4-5 उदाहरण ले ही लेते हैं। देखो अपन बात करते हैं मृत्युपरांत, मृत्युपरांत बहुउद्देश्य, बहुउद्देश्य गुरुपदेश, भूर्जा, बधूर्मी। अब देखो इनके अपन देखते हैं तो मृत्यु प्लस उपरांत, इसका हो जाएगा आपका बहु धन उद्देश्य, उद्देश्य गुरुपदेश, गुरु छोटा है का, देखो ध्यान रखना हमेशा गुरु में आप बड़ा ऊ नहीं लगाओगे कभी भी, क्योंकि गुरु छोटा होता है, उसका उद्देश्य जो उसका उपदेश जो होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए गुरु उपदेश हमेशा बड़ा होगा। तो गुरु प्लस उपदेश। इसके अलावा अपन बात करें भू धन ऊर्जा, इसके अलावा बात करते हैं बधु धन ऊर्मी, ये हो जाएगा आपका बधूर्मी। बधु धन उर्मी की जब अपन बात करेंगे तो ये ऊ बड़ी आएगी, इसमें भी बधूर्मी हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका सरयू धन ऊर्मी, ये हो जाएगा सरयूर्मी। ठीक है, इसके अलावा और भी बात करें अपन इसमें तो और हो जाएगा मंजू धन ऊषा बराबर मंजूसा, मंजू धन ऊषा बराबर मंजूसा। इसके अलावा हो जाएगा भूधन ऊपरी बराबर हो जाएगा भूपरी। ठीक है, इसके अलावा बात करें कटु, ये बहुत अच्छा शब्द है, कटु धन उक्ति, कटु धन उक्ति, ये हो जाएगा आपका कटुक्ति। कटु धन उक्ति बराबर हो जाएगा आपका कटुक्ति। देखो इसके, अब देखो इतने सारे उदाहरण मैंने आपको बताया, इसमें मृत्यु धन उपरांत। अब इसमें एक उदाहरण ऐसा है जैसे बहुउद्देश्य, तो बहु यानी बहुत सारे, उद्देश्य उद्देश्य जिसके बहुत सारे उद्देश्य हो, ऐसे कटु यानी कड़वी, उक्ति यानी उक्ति, वह उक्ति जो बोलने में बड़ी कड़वी हो वो होती है कटुक्ति। इस प्रकार से जो आपकी दीर्घ स्वर संधि, इसमें मैंने 3-4 चीजें आपको बताई, कौन कौन सी बताई है देखो एक बार पुनः देखते हैं। ये बीच बीच में पता नहीं एक दो पेज खाली भी रह गए। देखो पहली बताई मैंने आपको, सबसे पहली मैंने जो आपको दीर्घ स्वर संधि में बताई कि जब दो समान
समान स्वर आपस में मिलते हैं। अब समान स्वर अपने पास, समान स्वरों के जोड़े कितने हैं? 3 है। समान स्वरों के जोड़े अपने 3 है, तो तीनों जब समान स्वर मिलते हैं तो दोनों के स्थान पर, चाहे वो समान स्वरों में कोई हरिस्व हो या कोई दीर्घ हो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कोई हरिस्व हो या दीर्घ हो, दोनों के स्थान पर होगा दीर्घी। जब दो समान स्वर मिलेंगे, चाहे हरिस्व हो या दीर्घ हो, दोनों के स्थान पर दीर्घी हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे मैंने आपको ए के बारे में बताया, चाहे ए मिले या आ ए मिले, आ मिले या ए आ मिले, दोनों के स्थान पर आपका आ ही होगा। जैसे मैंने आपको सावधान का उदाहरण दिया, प्राचार्य, द्राक्षारिष्ट, द्राक्षा, अबलेह, शिवाल्य, देवाल्य, प्रधानाचार्य, सादर, ब्रह्मास्त्र, अंधकारी, मुरारी, ये सारे उदाहरण दिए मैंने। इसके बाद में मैंने ई, जो दूसरा समान स्वर अपने पास है वो है ई। ई को लेके अपन चले तो बहुत सारे उदाहरण दिए थे कि मैंने भाई छोटी हो ई या बड़ी हो, हर स्थान पर आपका दीर्घी हो जाएगा। तो दीर्घ में आपको मैंने रविंद्र, गिरीश, महेंद्र, इसके अलावा और भी उदाहरण मैंने आपको दिए थे, मुनिंद्र, फणिंद्र, अभिपचित, कपीस, ये होगा आपका कपीस। कपीस किसको कहते हैं भाई? कपीस कहते हैं हनुमान जी को, जो मैं आपको बता चुका हूं। कपीस बोलते हैं हनुमान जी को। इसके अलावा मैंने आपको बताया परीक्षा। इसके बाद में मैं अगला उदाहरण लेकर चला था ऊ पर, तो भानुदय, भूर्जा, मरुद्यान, भूष्मा, गुरुपदेश, मृत्युप्रांत, भूर्जा, बधूर्मी, सरयूर्मी, मंजूषा, भूप्री, कटुक, ये सारे इतने सारे उदाहरण मैंने आपको दे दिए थे। इसके अलावा अब अपन जब दूसरी संधि की तरफ चलते हैं तो वो होगी आपकी गुण संधि। स्वर संधि के दूसरे भेद की तरफ जब अपन चलेंगे तो वो होगी आपकी गुण संधि। अब गुण संधि में देखो होता क्या है, स्वरों का ध्यान रखना। गुण संधि में होता क्या है कि जब ए हो या आ हो, ए या आ के बाद, ए या आ के बाद यदि ई आ जाए, या फिर ए आ के बाद यदि ऊ आ जाए, या ए आ के बाद यदि री आ जाए, तो ए आ के बाद यदि ई आएगा तो ए हो जाएगा, ए आ के बाद यदि ऊ आएगा तो ओ हो जाएगा, और ए आ के बाद यदि री आएगा तो अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर। ध्यान देना कि ए आ के बाद में यदि ई आया तो ए हो जाएगा, ए आ के स्थान के बाद यदि ऊ आया तो ओ हो जाएगा, और ए आ के स्थान के बाद यदि री आया तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। ये ध्यान रखना आप। थोड़ा सा एक एक के उदाहरण लेते हैं। देखो दोबारा से ध्यान देना कि ए आ के बाद, स्वर ए आ के बाद में यदि स्वर ई आएगा, ए समान स्वर है। अभी तक दीर्घ में बात की थी अपन ने समान स्वर की, यहां पर होगा कि ए आ के बाद में ए समान स्वर, निश्चित और ए समान स्वर ई आना चाहिए। ई आएगा तो ए हो जाएगा, ए आ के बाद में ऊ आएगा तो ओ हो जाएगा, और ए आ के बाद में री आएगा तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। ए आ के बाद में यदि री आएगा तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। जैसे आपको नॉर्मली उदाहरण दूं, जैसे आपने नर प्लस इंद्र, क्या हो जाएगा? देखो यहां पर है ए और ए के बाद में आई है ई, दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा, और ए जैसे ही इसमें आके लगेगा ये हो जाएगा आपका नरेंद्र। ठीक है, अभी अपन बात कर रहे थे महा प्लस इंद्र, इसको थोड़ा ज्यादा खोल के बताता हूं। यहां पर आ है, यहां पर ई है, यहां पर शब्द आपके पास रह गया मह प्लस ए और ई, आ और ई मिलेंगे तो ये ए हो जाएगा, प्लस इन वो आधा ने और दे आपके पास है ही है, ये द्र, तो ये हो जाएगा महेंद्र। क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका महेंद्र हो जाएगा। और एक जैसे इसका उदाहरण ले, सर्व प्लस उत्तम, ये देखो इसमें ए है, इसमें ऊ है, दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा, और इसका बन जाएगा आपका सर्वोत्तम। तो एक एक को देखते हैं, चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। देखो आपको लेना है ए और आ के बाद में यदि ई या ई आया तो दोनों के स्थान पर अपन को बनाना क्या है? ए बनाना है। दोनों के स्थान पर क्या बनाना है अपन को? ए बनाना है।
देखो कैसे बना हुए ए, जैसे देखो ये हो गया शिव धन ईश। अब ध्यान देना, शिव धन ईश जैसे ही आएगा तो ये आपका आया ए, और ए के बाद में आई ई, दोनों के स्थान पर हो जाएगा ए, और ये बन जाएगा आपका शब्द बनेगा शिवेश। अब शिवेश कैसे कहते किसको? देखो शिवेश कहते हैं जो है आपके गीदड़ को भी शिवेश कहते हैं, और आपके शिव को भी शिवेश ही कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन और उदाहरण जब लेते हैं, कमला प्लस ईश, ठीक है, ये हो जाएगा, यहां पर आ है और यहां पर ई है, दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कमलेश। अब कमलेश किसको कहते हैं? कमला कहते हैं लक्ष्मी जी को। कमला किसको कहते हैं? लक्ष्मी जी को। और ईश यानी होता है ईश्वर या स्वामी, तो सॉरी ये होगा शिवा होगा बेटा, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। शिवा, शिवा का मतलब होता है पार्वती, शिवा का मतलब होता है पार्वती या गीदड़ी भी होता है, शिवा का मतलब पार्वती या गीदड़ी भी होता है। तो पार्वती का जो स्वामी है शिवेश, एक शिव शिवेश ये हो गया, और इसके बाद में आपका हो गया कमलेश। और इसके अलावा अपन उदाहरण ले ए प्लस आ बराबर ओ का, ए प्लस आ के बाद में ऊ आए तो इसके स्थान पर ओ हो जाता है। तो देखिए इसका उदाहरण ले, जैसे मैंने आपको बताया सर्वोत्तम कुछ, इसके अलावा मैंने और भी आपको बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे गंगोर्मी, गंगा प्लस ऊर्मी, गंगा प्लस ऊर्मी, ये हो जाएगा आपका गंगोर्मी। इसके अलावा और भी अपने पास देखो लंब प्लस उदर, ये हो जाएगा आपका लंबोदर। और अंतिम जो बात है अपनी ए प्लस री, ए या आ के बाद में यदि री आएगी तो दोनों के स्थान पर हो जाएगा अर, इसमें हो जाएगा आपका देव प्लस ऋषि, और ये हो जाएगा आपका सप्त प्लस ऋषि। जैसे देखो इसमें ए आया है, ए के बाद में री आया, दोनों के स्थान पर हो जाएगा अर, ये हो जाएगा आपका देवर्षि, और इधर आपका हो जाएगा सप्तऋषि। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में स्वर संधि के अगले भेदों के साथ में। क्या हुआ? एक और सर का जो चैनल बना हुआ है उसको सभी साथी जो है, आपको लगता है कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं और सर का जो पढ़ाया हुआ है वो आपको समझ में आ रहा है, तो इनका जो चैनल बना हुआ है उसको आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी किया करो वीडियो को, अच्छा पढ़ाते हैं काफी सभी के लिए। और धन्यवाद। ये है हमारे पवन जी सर जो कृषि विज्ञान पढ़ाते हैं, साथ में गंगापुर सिटी से हो तो भैरव एग्रीकल्चर क्लासेस, यदि कृषि के क्षेत्र में कृषि संकाय यदि आपने ले रखा है तो भैरव एग्रीकल्चर क्लासेस में एक बार आकर जरूर देखें, आपको बेटर से बेटर मिलेगा। यदि आप कृषि विज्ञान में कृषि क्षेत्र में किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे सुपरवाइजर हो या पशु परिचर का जो अभी अभी बैच चला है, अभी स्टार्ट हुआ है 24 तारीख से, एक बार आके जरूर देखें। और जो भी साथी हैं अगर तैयारी कर रहे हैं, पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऐसे साथी जिनकी उम्र है वो 18 साल हो गई है और 10वीं पास जिन्होंने कर ली है, तो उनके लिए पशु परिचर सीधी भर्ती का एक बहुत अच्छा मौका है। तो ऐसे तैयारी, अगर ऐसे जो विद्यार्थी हैं जो तैयारी करना चाहते हैं पशु परिचर की, तो हमारे यहाँ पर नए बैच अभी से शुरू कर दिए हैं, तो आप आ जाना। अपना जो संस्थान है वो यहाँ पर भैरव एग्रीकल्चर क्लासेस गंगापुर सिटी उदय मोड़ के पास ही है, आप हमसे कांटेक्ट कर लेना। यहाँ पर बैच चल रहे हैं तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।